जब भी कोई अगर पार्टी ज्वाइन करते हैं तो तुरंत उसी दिन उसको उम्मीदवार घोषित नहीं किया जाता है अमूमन देखा जाए। लेकिन तौसीफ साहब को लेकर ऐसा क्या हुआ कि उसी दिन पार्टी ज्वाइन की और उसी दिन उसको उम्मीदवार घोषित कर दिया गया बहादुरगंज से? पार्टी कार्यकर्ताओं को टिकट क्यों नहीं देती सर? जब भी अब देखा जाता है तो बाहरी लोगों को टिकट देती है, जो कार्यकर्ता है वो बस कार्यकर्ता बन करके रह जाते हैं, जिसकी वजह से बाद में चल करके जिसको टिकट देते हैं वो जीतने के बाद फिर पार्टी छोड़ देते हैं, झटका लगता है। फिर आप अभी तो चूंकि पहली बार ही एमआईएम के साथ ये हादसा हुआ है, लोग कह रहे हैं कि एमआईएम हक की बात करते हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं को ही हक नहीं दिला पा रहे तो फिर लोगों को क्या हक दिलाएंगे? जो लोग भी हमसे नाराज हो गए हैं, पिछले दिनों में इस्तीफा दिया है, हम लोग उनके इस्तीफा को मंजूर नहीं कर रहे हैं। वो हमारे रूठे हुए साथी हैं और मुसीबत के दिनों के साथी हैं। पार्टी को बुनियादी तौर पर खड़ी करने में इन लोगों ने बड़ी मेहनत और मुशक्क़त की है। हम उनकी मेहनतों को फरामोश नहीं कर सकते। वक्ती तौर पर उनको झटका लगा है। इंशाअल्लाह हम लोगों ने कुछ लोगों से बात की है, कुछ लोगों कल यहाँ पर आए भी थे। हम लोग जाएंगे उनके पास, उस रूठे हुए को मनाएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं, 25 ज़िलों में हम लोग का संगठन तैयार है। सैकड़ों सीटों पर हम लोग ने तैयारी की है। अब हमारे बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब तय करेंगे कितनी सीटों में लड़ना है। पिछले दिनों में भाजपा के लोग भी थे, जब वहाँ पर कमेटी का पार्लियामेंट्री कमेटी पाकिस्तान गई थी तो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब अगर किसी ने दिया था, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने दिया था। और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के हुब्बुल वतनी पर कोई उंगली उठाए तो वो जालिम होगा। हम लोगों ने वो इम्तिहान दिया है कि अपनी गर्दनें कटाकर इस मुल्क को सालिम रखने के लिए हम लोगों ने पूरा सबूत दिया। और हमारी हुब्बुल वतनी पर कोई उंगली उठाएगा, जिन लोगों ने जाकर के अंग्रेजों के पैरों में मालिश की है, वो लोग, जिन लोगों ने जा कर के माफ़ी मांगी है, वो लोग इस तरह की बात करते हैं। कोई सच्चा हुब्बुल वतन, कोई सच्चा नागरिक इस तरह की बात नहीं करेगा। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मेरा नाम फिरदौस गनी है। आप केडीवी लाइव देख रहे हैं। 3 मई 2025 को एआईएमआईएम राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब किशनगंज के बहादुरगंज में आ रहे हैं और एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं एआईएमआईएम बिहार प्रदेश अध्यक्ष विधायक अख्तर उल ईमान साहब। सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? किस लिए आ रहे हैं? कोई चुनावी जनसभा होगी या फिर वक्त के खिलाफ है? सबसे बड़ा, अब हम लोग तो पॉलिटिकल आदमी हैं, जहाँ भी जाते हैं तो हर चंद के हो मुशाहे हक की गुफ्तगू, बनती नहीं है बात बादा वो सागर कहे बगैर। वो गालिब का बड़ा मशहूर शेर है। अरे हम पॉलिटिकल प्राणी हैं, जहाँ भी जाएंगे तो सियासत को भी लोग उससे अखज़ करते हैं। लेकिन अभी जो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की आमद है यहाँ पर, वो क्या है कि मोदी ने जो ये काला कानून वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 को बनाया है, जो मुल्क के आइन के ख़िलाफ़ है, मुसलमानों की बाप दादा की दी गई जो जायदाद, जो दीनी जायदाद है, जिसकी मजहबी हैसियत है, औकाफ के इमलाक पर डाका डालने की नापाक कोशिश है, हमारे मस्जिदों में ताला लगाने और हमारे कब्रिस्तानों में चैन से सोने न देने की उनकी साजिश है, उसके ख़िलाफ़ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने उस बिल को चाक भी किया है और पूरे मुल्क में तहरीक चलाई है। उस ताल्लुक़ से भी आ रहे हैं। मौजूदा वक्त जो सरहद पे तनाव है और जो कुछ कश्मीर की वादियों में इस वक्त मासूम के साथ हुआ है, उसकी पुरजोर वकालत भी उसने की है। और जाहिर है कि एमआईएम के ताल्लुक़ से यहाँ अपने कारकुनों की बहुत दिनों से ख्वाहिश थी कि साहब वो तशरीफ़ लेके आएँ, वो उस वजह से भी आ रहे हैं। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे इस जनसभा में आने? लोगों से अपील क्या करना चाहेंगे कि इस मुल्क में अमन व आस्ती के साथ जीने के लिए अपनी सियासी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। वफ़ का जो काला कानून है, उसकी लड़ाई मुख्तलिफ़ तरीके से लड़ी जा रही है। और यकीनन है कि हमारी मुस्लिम तंजीमें हों या जमीयतुल उलमा हो या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, अपनी आह्वान किए हुए है। लेकिन ये लड़ाई सियासी अंदाज में भी लड़ी जा रही है। और इस वक्त इन लड़ाई लड़ने वालों में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब काफ़ी आगे हैं। इसलिए इस जलसे को ज़ात मज़हब से ऊपर उठकर, पार्टी लाइन से ऊपर उठकर, आप इसको मिल्लत का मसला समझिए, इसको सिर्फ एआईएमआईएम का मसला मत समझिए। हालांकि हर चंद के एआईएमआईएम इसी के लिए काम करती है। इसके लिए मजबूती से सब लोग साथ दीजिए और इस जलसे को कामयाब कीजिए। पूर्व विधायक तौसीफ आलम साहब का एआईएमआईएम में एंट्री हुई है, कैसे हुई है इसके बारे में थोड़ा बताइए। अरे एंट्री हुई है, पिछले कई महीनों से, बल्कि गुज़िश्ता कई सालों से वो पार्टी में जुड़ने के लिए थे। अभी हैदराबाद में पार्टी के सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने उसे पार्टी में शामिल किया है और वो पार्टी में शामिल हुए। तो हैदराबाद में ही क्यों सर? किशनगंज में भी तो ज्वाइन करा सकते थे। अब होता है, लीडर की पसंद हुई, वहाँ आ गए तो वहाँ भी हो गया। कुछ ऐसा कोई बंधा हुआ नियम थोड़े है कि यहाँ और वहाँ होना ज़रूरी है। विरोध का डर तो नहीं था कि विरोध हो अगर यहाँ? नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं है। पार्टी का फैसला बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जो ले रहे हैं वो सबको तस्लीम होना चाहिए, जो लोग पार्टी के हैं। लेकिन यहाँ पर देखा जाए सर कि जब भी कोई अगर पार्टी ज्वाइन करते हैं तो तुरंत उसी दिन उसको उम्मीदवार घोषित नहीं किया जाता है अमूमन देखा जाए। लेकिन तौसीफ साहब को लेकर ऐसा क्या हुआ कि उसी दिन पार्टी ज्वाइन की और उसी दिन उसको उम्मीदवार घोषित कर दिया गया बहादुरगंज से?
अब हैं, अब पार्टी ये बात तो अवैसी साहब कहेंगे, ये बात तो अवैसी साहब कहेंगे, चूँकि टिकट के ताल्लुक से ऐलान करना उनका मामला है ना, वो जो बेहतर समझते हैं। प्रदेश अध्यक्ष हैं सर, आपकी भी तो जिम्मेदारी है। नहीं, मेरी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी बिहार में है, लेकिन चूँ आप आयत तयम्मुम बर्खास्त है ना, जब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब कौमी सदर जो फैसला कर लिया, अब वहाँ पर रियासती सदर को उससे इख्तलाफ करने की गुंजाइश नहीं है। सर देखा जाए कि बहुत से कार्यकर्ता आपके नाराज होकर के कुछ इस्तीफा भी दे दिए हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या उनको मनाने की कोशिश की जाएगी दोबारा पार्टी में शामिल करने के लिए? जो लोग भी हमसे नाराज़ हो गए हैं, पिछले दिनों में इस्तीफा दिया है, हम लोग उनके इस्तीफा को मंजूर नहीं कर रहे हैं। वो हमारे रूठे हुए साथी हैं और मुसीबत के दिनों के साथी हैं। पार्टी को बुनियादी तौर पर खड़ी करने में इन लोगों ने बड़ी मेहनत और मुशक्क़त की है, हम उनकी मेहनतों को फरामोश नहीं कर सकते। वक्ती तौर पर उनको झटका लगा है। इंशाअल्लाह हम लोगों ने कुछ लोगों से बात की है, कुछ लोगों कल यहाँ पर आए भी थे, हम लोग जाएंगे उनके पास, उस रूठे हुए को मनाएंगे इंशाअल्लाह, उन लोगों को बिछड़ने नहीं देंगे। तो पार्टी कार्यकर्ताओं को टिकट क्यों नहीं देती सर? जब भी अब देखा जाता है तो बाहरी लोगों को टिकट देती है, जो कार्यकर्ता है वो बस कार्यकर्ता बनकर के रह जाते हैं, जिसकी वजह से बाद में चल करके जिसको टिकट देते हैं वो जीतने के बाद फिर पार्टी छोड़ देते हैं, झटका लगता है फिर आप। अभी तो चूँकि पहली बार ही MIM के साथ ये हादसा हुआ है, तो अब ये कि हर बार हादसा हो, हादसे के डर से सफ़र उससे पहले भी हुआ था, बाद किशनगंज के जो विधायक था पहले, किशनगंज वो तो हार के भागे गए हैं, वो हार के तब पार्टी से निकले हैं। जब तक पार्टी में थे वो पार्टी में रहे, वो हारने के बाद उनका मिजाज तब्दील हुआ, वो चले गए। लेकिन ये लोग तो जीत के चले गए हैं। और कारकुन जो आदमी पार्टी की रुकनीत हासिल कर लेता है वो कारकुन है। हाँ, ये बात कही है कि नए कारकुन और पुराने कारकुन वो देखा गया है, लेकिन पार्टी में जब कौमी सदर जो फैसला कर दे उसको तस्लीम हम लोग करते हैं। लोग कह रहे हैं कि MIM हक की बात करते हैं, लेकिन जब कार्यकर्ताओं को ही हक नहीं दिला पा रहे तो फिर लोगों को क्या हक दिलाएंगे? नहीं, हक का मतलब क्या? आप ये बात बताइए, एक टिकट में तो हज़ारों आदमी इलेक्शन नहीं लड़ सकते, और जाहिर बात है कि एक अनार 100 बीमार है तो किसी एक के हिस्से में जाएगा। ऐसे वक्त में हमेशा ये बात रही है, सभी पार्टियों में रही है कि 2, 4, 5, 10 उम्मीदवार होते हैं। ये तो MIM की बड़ी खूबी है कि और पार्टियों को उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं, और MIM में उम्मीदवारों की एक लंबी फहरिस्त है। ये MIM की मकबूलियत की दलील है, इसलिए जो लोग नाराज़ हैं इंशाल्लाह हम लोग उसको मना लेंगे। बहादुरगंज का तो उम्मीदवार घोषित कर दिया गया, बाकी और भी बाकी जितनी भी विधानसभा है उसको लेकर क्या विचार है सर? कि कार्यकर्ताओं को मौका मिलेगा या फिर बाहरी लोगों को फिर से? इंशाल्लाह देखिए, वक्त आ रहा है, सब कुछ आप लोग देखेंगे। अभी काफ़ी लंबा वक्त है, अभी तो ऐलान कर दिया गया है, तो लोग कहते हैं काहे ऐलान कर दिए, तो अभी मजीद ऐलान अभी नहीं करने के लिए हम गुजारिश करेंगे कि मजीद ऐलान नहीं किया जाए। जो लोग पार्टी में शामिल हैं उनके लिए उनकी कारकर्दगी को देखा जाए, और ये कई महीने अभी बचे हैं, तो जैसा काम करेंगे उसी एतबार से फैसला होगा। कितनी सीट जीतने की संभावना सर इस बार, और कितने उम्मीदवार? देखिए, गैब की खबर तो खुदा को है, लेकिन हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं, 25 ज़िलों में हम लोग का संगठन तैयार है, सैकड़ों सीटों पर हम लोग ने तैयारी की है। अब हमारे बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब तय करेंगे कितनी सीटों में लड़ना है, लेकिन हम लोग समझते हैं कि खातिर खा सीटों में हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। AIM हैदराबाद और सीमांचल को छोड़ करके और कहीं भी खास कामयाबी नहीं मिल पाती है, इसका कारण क्या है? नेतृत्व का कारण है या फिर कुछ और? अगर देखिए, मैं कह रहा हूँ, बहते हुए पानी में बह जाना उसमें कोई ताकत नहीं लगती है, और धारा के विपरीत तैरना ये बड़े मुशक्क़त का काम है। और चिराग जलाना आसान है आम हालात में, लेकिन आंधियों में चिराग जलाना सबके बस का रोग नहीं है। तो गोया AIM का झंडा लेके चलना, आंधियों में चिराग जलाना और नदी की धारा के विपरीत तैरने के मुतरादिफ है। इसलिए काम जिनको करना है, वो जो लोग जवामर्द हैं, जिनके सीने में ज़मीर ज़िंदा है, जिसके अंदर में क़ुव्वत है, वही लोग कर सकते हैं। ये हंस कस व नाकस का खेल नहीं है। वक्फ एक्ट को लेकर देखा जाए तो खामोश नज़र आ रहा है पूरी तरीके से, जिस तरह से पहले इसको लेकर के एहतजाज जताए जा रहे, तो कारण क्या सर? क्या वो इस तरह से खामोश नहीं? मामला तो ये कि बहुत हद तक चूँकि मामला अभी वज़ीर क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है, इसलिए हम लोगों की सारी लोगों की उम्मीदें वहाँ से वाबस्ता हैं। लेकिन जहाँ तक आप कहेंगे कि लोग खामोश हैं, खामोश कहीं नहीं बैठे हैं। आज भी पूर्णिया में जुमा के बाद रैली निकल रही है, अररिया में रैली निकल रही है, मुल्क के तमाम तरीक़र में। अभी कल ही परसों रात की बात थी, 9 से 9:15 तक ब्लैकआउट हुआ है, पूरा शहर ब्लैकआउट हुआ है। इसलिए MIM का क्या प्लान है सर आगे इस मामले पर? MIM का प्लान ये है कि MIM एक जमहूरी और आइनी लड़ाई लड़ रही है, और इस किस्म की लड़ाई में तो MIM सबसे आगे रहती है। सर बकफ होकर लड़ेंगे। मछली पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती है, इस मुल्क को बगैर संविधान के नहीं चलाया जा सकता है, और मुसलमान बगैर शरीयत के जिंदा नहीं रह सकता है। हम लोग पूरी लड़ाई लड़ेंगे। पहलगाम हमले को लेकर के असदुद्दीन अवैसी साहब का जिस तरह से बयान आया है, लोग कह रहे हैं कि जो उनके विरोधी थे वो कह रहे हैं कि अवैसी साहब का हृदय परिवर्तन हुआ है, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, देशभक्ति की बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? उन नादानों को पता ही नहीं है कि
कि अवैसी से बड़े देशभक्त वो नहीं हो सकते हैं। एक कोई मामला बता दे, पिछले दिनों में भाजपा के लोग भी थे, जब वहाँ पर कमेटी का पार्लियामेंट्री कमेटी पाकिस्तान गई थी, तो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब अगर किसी ने दिया था, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने दिया था। और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के हुब्बुल वतनी पर कोई उंगली उठाए तो वो जालिम होगा। इसलिए कि कभी भी, बल्कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी क्यों, जो लोग मुसलमान हैं इस मुल्क में, आप इस इलाके में हैं, ये इलाका सीमांचल का इलाका कहलाता है, यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर बांग्लादेश है, और यहाँ अभी किशनगंज 70% मुस्लिम आबादी का इलाका है। पूर्णिया में भी लगभग 35-40% है, अररिया में 35-40%, कटिहार में है। ये इलाका जिस वक्त मुल्क बंटवारा हो रहा था, इस इलाके को पाकिस्तान में ले जाने की बड़ी कोशिश की गई, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने, हमारे मुस्लिम लीडरों ने, सब ताहिर साहब थे, हमारे नज़ीर साहब एडवोकेट थे यहाँ के हल्दी खोड़ा के, इन तमाम तो लोगों ने कहा कि हिंदुस्तान हमारा प्यारा वतन है, यहाँ हमारे बुजुर्गों की मज़ारें हैं, यहाँ हमारी खानकाहें हैं, हम इन पागलों को बांटने दो, मुल्क को हम बंटने नहीं देंगे। ये इलाका करवट लेता तो बांग्लादेश में चला जाता, और जिस तरह से पाकिस्तान अपने वजूद से दो टुकड़ा हो गया था, ये हिंदुस्तान का भी दो टुकड़ा हो जाता, आसाम का अलग हो जाता। हम लोगों ने वो इम्तिहान दिया है कि अपनी गर्दनें कटाकर इस मुल्क को सालिम रखने के लिए हम लोगों ने पूरा सबूत दिया, और हमारी हुब्बुल वतनी पर कोई उंगली उठाएगा, जिन लोगों ने जाकर के अंग्रेजों के पैरों में मालिश की है, वो लोग, जिन लोगों ने जा करके माफ़ी मांगी है, वो लोग इस तरह की बात करते हैं। कोई सच्चा हुब्बुल वतन, कोई सच्चा नागरिक इस तरह की बात नहीं करेगा। लास्ट सवाल है सर, जातिगत जनगणना को लेकर के पूरे देश में जातिगत जनगणना कराने की बात कही है केंद्र सरकार द्वारा, आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? क्योंकि आप भी गए थे एक डेलीगेशन के तहत वो जातिगत जनगणना कराने को लेकर के, लेकिन बीजेपी कह रही है कि ये पूरा क्रेडिट बीजेपी को जाता है। देखिए, ऑल पार्टी डेलीगेशन जब मोदी जी से मिलने गया तो मैं भी गया था अपनी पार्टी की जानिब से। मोदी जी से हम लोगों ने बड़ी गुजारिश की थी उस वक्त, और उसने नीतीश जी की बात को उस वक्त तवज्जो सुना नहीं था। नीतीश जी को मैं कहता हूं कि गलती से एक अच्छा काम कर गए, वो जाति आधारित गन्ना का काम उन्होंने किया, लेकिन इस काम से आपको क्या फ़ायदा मिला बिहार को, ये पहले मुझको बताइए। जाति आधारित गन्ना की जब रिपोर्ट आई है, उसमें दिखाया गया है कौन कितना गरीब है, किसके पास कितने पक्के मकान, किसके पास कितने कच्चे मकान, किसकी आबादी कितनी, पढ़ाई में किसकी कितनी हिस्सेदारी, नौकरी में कितनी हिस्सेदारी। तो आप अगर किसी बीमार का, आप अगर अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं, आप पैथोलॉजिकल टेस्ट करते हैं, इसलिए करते हैं ना कि उसकी दवाई लिखी जाए। बिहार में आज तक इस रिपोर्ट को पब्लिक नहीं किया इन लोगों ने, और जानते कितने पैसे खर्च हुए? 500 करोड़ तो नकद खर्च हुए, और पंचायत सचिव से लेकर विभागीय सचिव तक 5-6 महीना तक काम करते रहे। मैं समझता हूँ 5000 करोड़ रुपया इस पर खर्चा हुआ होगा, और उसका कोई फ़ायदा नहीं मिला है। मैं उसके बावजूद भी जाति आधारित गन्ना केंद्र सरकार करने जा रही है, ईमानदारी से गन्ना करे, और लोकतंत्र का मूल मंत्र है जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और जो वंचित वर्ग है उनके लिए पॉलिसी बनाए। और अगर पॉलिसी नहीं बनाती है सरकार, सिर्फ गिनती कर लेती है या छुपा लेती है, गिनती कराने के बाद भी कई जगहों पर अभी लोगों ने इसको पब्लिक नहीं किया है, तो ये इलेक्शन का एजेंडा नहीं हो, बल्कि सरकार सुनिश्चित करे कि हम जाति आधारित गन्ना भी करेंगे। और गन्ना इसलिए होता है कि पॉलिसी बनाई जाए, ताकि कमज़ोर वर्गों के लिए पॉलिसी बनाएंगे। जिन लोगों की नौकरी में हिस्सेदारी कम है उनको नौकरी में हिस्सेदारी बढ़ाएंगे। मिसाल के तौर पर बिहार की 13 करोड़ आबादी में लगभग 20% आबादी है, 2,56,00,000 आबादी SC ST की। नौकरी मिलनी चाहिए उनको 4,11,000, 2,91,000 नौकरी मिली, 1 लाख से ज़्यादा नौकरी उनकी ख़त्म हो गई। मुसलमान 18% है, 2,36,00,000, उनकी नौकरी में हिस्सेदारी होनी थी 3,68,000, उनको 1,63,000 नौकरी मिली, 1,95,000 नौकरी खत्म हो गई है। तो सरकार गन्ना भी करे, पैथोलॉजिकल रिपोर्ट भी कीजिए, और उसके लिए दवा भी लिखिए, गन्ना कीजिए, तो उसके मुताबिक पॉलिसी भी बनाइए। AIMIM समर्थन में है, यकीनन होना चाहिए। हम तो दोनों बात कहते हैं, हम सिर्फ गन्ना के समर्थन में नहीं है, गन्ना भी हो, आवाम के पैसे से गन्ना कराया जा रहा है, गन्ना हो, साथ ही गन्ना करने का जो असल मकसद है कि जो कमज़ोर तबकात हैं उसको इंसाफ दिलाया जाए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। ये AIMIM बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तर उल साहब हैं, जो कि अमोर से विधायक भी हैं। हम दोनों के बीच में जो भी बातें हुई है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।